नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक शुक्ला है और मैं हाल ही में आईएएस से रिटायर हुआ हूं। आपके लिए लेकर आया हूं केवल ग्रैंड टीवी और मेरी यूट्यूब चैनल आलोक शुक्ला पीएससी क्लासेस पर लोक सेवा आयोग और व्यापम की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कलचुरियों के बारे में बात प्रारंभ की थी। आज हम लोग कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। कलचुरियों की शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ जो था वो 36 गढ़ों में या 36 राज्यों में बटा हुआ था। एक गढ़ के अधीन 7 12 आते थे, एक 12 के अधीन 14 गांव आते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखना दीवान, दाऊ और गोटिया की जिम्मेदारी थी। गोटिया दरअसल गांव का प्रमुख होता था। राज्य में महाराज के बाद युवराज या महाराज पुत्र का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। महारानियां भी राज्यकार में ध्यान देती थी। मंत्रियों का बहुत प्रभाव होता था। कभी कभी मंत्री सिंहासन के लिए राज परिवार से उचित व्यक्ति का निर्धारण भी करते थे। राजगुरु का कार्य भी बड़ा महत्वपूर्ण था और उनका पद बड़ा गौरवपूर्ण था। नगर का प्रमुख पूर्व प्रधान कहलाता था। ये सारे पद यद्यपि वंशागत नहीं थे, लेकिन व्यवहार में किसी भी अधिकारी के वंशजों को राज्य में अपनी योग्यता के कारण विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। अब हम बात करेंगे कलचुरियों की सेना की। तो सेना में जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी था उसको महासेनापति कहते थे। उसके अतिरिक्त एक महाश्वासधानी का भी उल्लेख आया है, जो ये दिखाता है कि सेना में अश्वारोहियों का महत्व बहुत ज्यादा था। घोड़े बड़े महत्वपूर्ण थे। आपको मैं यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूं जिसमें रायपुर के 18 गढ़ और रतनपुर के 18 गढ़, कुल 36 गढ़ जो कलचुरियों के समय के थे, उनके नाम और उनमें कितने कितने गांव हैं ये दिखाया जा रहा है। आप अपने परीक्षा की तैयारी के लिए इन गढ़ों के संबंध में जानकारी अवश्य रखिएगा। अब हम कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो विवाह एवं समाज में जो विवाह होता था तो अधिकतर ब्राह्मणों में सवर्ण विवाह ही होता था। मतलब ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण से ही विवाह करते थे, लेकिन अनुलोम विवाह भी होते थे। कुछ वैश्य भी क्षत्रियों का कार्य कर लेते थे। कायस्थ भी समाज के महत्वपूर्ण वर्ग थे। स्त्रियों का स्थान उच्च था तथा वो प्रशासन में भी भाग लेती थी। एक कथा आती है कि जाजल्यदेव प्रथम ने अपनी माता के कहने पर ही बस्तर के राजा सोमेश्वर देव को कैद से मुक्त किया था। बहुविवाह का प्रचलन उच्च कुलों में विशेष रूप से था। सती का प्रचलन था, लेकिन स्त्रियों को सती के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। संयुक्त परिवार व्यवस्था के भी कई प्रमाण मिलते हैं। आइए अब थोड़ा सा हम उस समय के व्यवसाय, उद्योग, इन सब चीजों के बारे में भी जानते हैं। तो जो व्यवसाय और उद्योग थे वो श्रेणियों के रूप में संगठित थे। तो एक प्रकार का जो व्यवसाय था उसको एक श्रेणी माना जाता था और उनके जो बड़े होते थे, सैनिक या श्रेष्ठी या सेठ, वो उस श्रेणी के हेड होते थे। सामान की जो नाप की इकाइयां थी वो खारी, खंडी, गोड़ी, घटी, भरक आदि के नाम इनके मिलते हैं। कुछ साहित्य की बात भी करते हैं। कवि राजशेखर का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है उस समय के लिए और वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। वो पढ़ने के लिए कन्नौज गए थे, लेकिन कन्नौज जाने के पूर्व भी राजशेखर ने 6 प्रबंध काव्यों की रचना पहले से कर डाली थी। उन्हें इसीलिए बाल कवि की उपाधि मिली हुई थी। युवराज देव प्रथम के शासन काल में वो त्रिपुरी गए और फिर वहां से लौटे और लौटकर उन्होंने विद्यशाल भंजिका और काव्य मीमांसा की रचना करी। वो नाटककार भी थे और कर्पूर मंजरी उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। हम कुछ महत्वपूर्ण राजाओं और उनके समय की सामाजिक व्यवस्था और दूसरी चीजों की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कभी कभी इन राजाओं के बारे में और उनके समाज के बारे में प्रश्न आते हैं। जाजल्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। जाजल्यदेव के समय में सोने के सिक्के चलते थे। उन्होंने तालाब खुदवाए, मंदिर बनवाए। वो गोरखनाथ के शिष्य थे और गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में भ्रतरी और गोपीचंद की कथाएं छत्तीसगढ़ में आज भी गाई जाती हैं। पृथ्वीदेव बड़े महत्वपूर्ण राजा थे। पृथ्वीदेव द्वितीय के समय सोने के और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद रतन देव का नाम आता है।
रतनपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर का निर्माण उन्होंने ही कराया था। उन्होंने भी मंदिर बनवाए। कलचुरी शैव धर्म को मानते थे, इसलिए उनके ताम्रपत्र हमेशा ओम नमः शिवाय से ही प्रारंभ होते थे, परंतु अन्य धर्मों में उन्होंने कभी बाधा नहीं डाली। उनके समय में बौद्ध धर्म का भी प्रचार काफी हुआ है। एक कहानी आती है शिवाजी की रतनपुर यात्रा के बारे में। तो ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है कि शिवाजी कभी रतनपुर आए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब की कैद से छूटकर शिवाजी निकले तो आगरा से वो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर होते हुए सरगुजा रियासत के घने जंगलों में गए और वहां से फिर रतनपुर, रायपुर और चंद्रपुर होते हुए गुलबर्गा पहुंचे। रास्ते में महाराष्ट्र का अनेक हिस्से पड़े और फाइनली जो उनका रायगढ़ उनकी राजधानी थी, वहां पर वो पहुंचे। तो इसलिए कभी कभी ये माना जाता है कि शिवाजी ने भी रतनपुर की यात्रा की थी। तो आज कलचुरी कालीन सामाजिक और व्यापार व्यवसाय इन सब की हमने बात की। अगले एपिसोड में हम कलचुरियों के बारे में कुछ आगे की और बात करेंगे। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपको अच्छा लगा, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप करके 7007275568 इस नंबर पर आप मुझे संदेश भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को इसी तरह से देखते रहिएगा।